वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एल.के. झा यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन से आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। और ये संविधान की जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है, जिसे विद्वानों ने संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, तो संविधान का नोट, संविधान का परिचय पत्र, संविधान का जन्म कुंडली आदि विभिन्न नामों से अपने अपने तरह से बताने का प्रयास किया है। तो आज हम संविधान की उद्देशिका पर चर्चा करने जा रहे हैं और इससे संबंधित विभिन्न बातों को हम बताने का प्रयास करेंगे कि संविधान की उद्देशिका क्या है, इसका स्रोत क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, और फिर विभिन्न विद्वानों के इस पर कथन विचार, इन बातों को आज के इस उद्देशिका के अंतर्गत हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान सभा की जो गठन की गई वो कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा की गठन की गई, जिसमें 389 सदस्य रखने की प्रावधान की गई थी। और पाकिस्तान जब अलग देश बन गया तो इसमें सदस्यों की संख्या 299 हो गई। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और 11 दिसंबर को अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को फ्रांस के परंपरा के आधार पर सबसे बलिष्ठतम सदस्य होने के कारण उन्हें अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। और फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो अध्यक्ष अस्थायी रूप से बना दिया गया। संविधान सभा में पहला प्रस्तावक के रूप में हम बी.एन. राव को जानते हैं, जो संविधान सभा के जो है सलाहकार भी थे। संविधान की जो आधारशिला रखने वाला बी.एन. राव को कहते हैं, फाउंडर कहते हैं। और संविधान सभा की जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, प्रिम्बल है, जिसको रखने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। आपसे पूछा जाता है कि उद्देशिका संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया, बार बार आपसे प्रश्न आया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था, कब किया था और कब स्वीकार किया गया, ये 3 प्रश्न आपसे यहाँ प्रारंभिक जो आपका दिया गया है उद्देशिका में आपसे पूछी जाती है। उद्देशिका प्रस्तुत करते हुए संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि दुनिया हमारी ओर देख रही है और ये प्रस्तावना जो है हम जो प्रस्तुत किए हैं वह एक करारा है, एक वादा है जो दुनिया के सामने भारत की जनता कर रही है। तो प्रस्तावना के द्वारा जवाहरलाल नेहरू ने यह बताने का प्रयास किया कि हम किस प्रकार का देश निर्माण करेंगे, दुनिया हमको किस नज़र से देखेगी, हम इसके लिए क्या क्या करेंगे। इन बातों को उद्देशिका में इन्होंने रखा और अपने भाषण में कहा। देखिए, उद्देशिका में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए स्पष्ट है कि भारत के लोग भारत के लिए काम कर रहे हैं। यानी संविधान सभा जो बनाया गया है वह भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है और भारत के लिए बनाया गया है। भारत में किस प्रकार की हमारी संविधान होगी, हमारी शासन सिस्टम किस प्रकार की होगी, इन बातों से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य से स्पष्ट रूप से हम लोग को पता चलता है। इसके अतिरिक्त इनके समस्त नागरिकों को किस प्रकार की न्याय दी जाएगी, किस प्रकार की उनको अवसर की समानता दी जाएगी, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा की जाएगी, फिर उन्हें विभिन्न प्रकार की
जो पूजा विश्वास आस्था है अभिव्यक्ति उनकी स्वतंत्रता दी गई है, और फिर राष्ट्र की एकता अखंडता की बात कही गई है, और यह भी बताई गई है कि यह संविधान सभा जो है वह अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गई, और 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हुई वह पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आप ये भी जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा को आंतरिक संसद बना दिया गया, जो 26 जनवरी से कार्य रूप में परिणित हो गया। तो संविधान सभा 26 जनवरी संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में काम किया। इंटरनल पार्लियामेंट के रूप में हमारी संविधान सभा कार्य करती रही। संविधान सभा ने बहुत सारा कार्य किया, जिसमें हमारे राष्ट्रपति, प्रथम जो राष्ट्रपति हैं उन्हें भी संविधान सभा द्वारा ही चुना गया था। अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी जो संविधान में उद्देशिका दिया गया है, प्रिम्बल है, प्रस्तावना है, यह क्या क्या हमको बता रही है। इन बातों को हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान सभा द्वारा जो तैयार किया गया हमारा संविधान है, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 284 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 के बैठक में स्वीकार किया गया। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रारंभ में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था, जैसा कि 1960 ईस्वी में बेरूबारी बनाम मद्रास राज विषय पर आप देखेंगे कि प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का अंश नहीं माना। बेरूबारी बनाम मद्रास राज मामला में 1960 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। इसी प्रकार का विचार 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज मामलाओं में भी कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कही कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि 1973 में एक ऐतिहासिक फैसला दी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो केशवानंद बनाम केरल राज विषय से संबंधित थी। 1973 में केशवानंद बनाम केरल राज विषय में बाद में जो सुप्रीम कोर्ट की फैसला आई, जो 13 जजों की फैसला रही। किसी भी संवैधानिक पीठ के लिए कम से कम 5 जजों का होना जरूरी होता है। यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी जूरी व्यवस्था खंडपीठ थी, जिसमें 13 जज ने भाग लिया था, जिसमें केशवानंद और केरल राज विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कही कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है प्रस्तावना सहित, लेकिन मूलभूत ढांचाओं में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को नहीं है। स्पष्ट है कि 1973 ईस्वी से प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया। इसका अर्थ है प्रस्तावना क्या है, संविधान का अब क्या है, भाग है। मूल संविधान में भाग नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अंतिम व्याख्या करने वाले संस्था है, और सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कहते हैं वही वास्तव में हमारी संविधान की व्याख्या होती है। 1973 ईस्वी में केशवानंद बनाम केरल राज के बाद से यह मान लिया गया है कि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1976 में इस
को प्रमाणित करते हुए, इसको पूरी तरह व्यवहारिक रूप देते हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिया गया, और वह शब्द है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बीपीएससी आदि परीक्षा में कभी कभी पूछेगा कि 3 शब्द जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ी गई है, उसकी क्रमबद्ध लिखिए। तो प्रस्ताव, सबसे पहले हम समाजवाद कहेंगे, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर अखंडता शब्द। कहने का अर्थ है कि ये जो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, भाग 20 के 368 आर्टिकल में 368 अनुच्छेद में, उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, वह 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ है, 1976 में हुआ है। श्रीमती गांधी की सरकार थी, जिसके द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, जहां से आपको बार बार विभिन्न एग्जाम्स में प्रश्न आती है, और आप इधर एक बार यदि पढ़ लेते हैं तो आपका ये प्रश्न, मैक्सिमम प्रश्न यहां से चेंज करेगी। अब हम लोग को इसी क्रम में जानना है कि प्रस्तावना का स्रोत क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से हमारी संविधान की शुरुआत होती है हम भारत के लोग भारत को। तो हम भारत के लोग भारत को, यानी संविधान, प्रस्तावना का स्रोत क्या है? संविधान का स्रोत क्या है? भारत के लोग हैं। प्रस्तावना में जो हम लोग लिए हैं, संविधान किसने लिया है? प्रस्तावना जो बता रहा है कि संविधान कहां से लिया गया है, किनके द्वारा लिया गया है, किनके लिए लिया गया है, और किसने इसको अंगीकृत किया है, तो इस सब का आंसर होगा जनता। हम भारत के लोग भारत को। तो भारत के लोगों द्वारा भारत के लिए यह संविधान जो है बनाया गया है, और इस संविधान के अंगीकृत करने वाला भी भारत के लोग ही है। स्पष्ट है हमारे संविधान का स्रोत कहाँ है, किसमें निहित है? हमारी संविधान पर जो शक्ति है उसका स्रोत कौन है? तो भारत के जनता है। भारत के जनता द्वारा भारत के संविधान का स्रोत है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान में जो लिया गया है वह कई देशों का समावेश है। इसमें अमेरिका के संविधान से भी हम लिए हैं, और फ्रांस की क्रांति से भी हम प्रभावित हैं। इसके अतिरिक्त आयरलैंड से, रूस से भी हम प्रभावित दिखाई देते हैं। जैसा कि समाजवाद शब्द यदि हम जोड़ते हैं प्रस्तावना में, तो वह रूस से प्रभावित है। जब हम भाईचारा, बंधुता की बात करते हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात करते हैं, तो ये फ्रांस क्रांति को स्पष्ट रूप में हमें झलक मिलती है। जो 14 जुलाई 1789 को बोल्शेविक क्रांति, जिसे हम फ्रांस की क्रांति, राज क्रांति शुरू हुई, उसमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा की बात की गई है, बंधुता की बात की गई है। वह, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह लिया गया है। तो स्पष्ट है कि भारत के संविधान की जो स्रोत है वह भारत की जनता है, और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की जो विभिन्न बातें ली गई है, वह लेने का जो देश है उसमें हम देखेंगे अमेरिका, फ्रांस, रूस और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम प्रस्तावना की भाषा लिए हैं। प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से लिया है। प्रस्तावना में समाजवादी जैसे शब्द हमने रूस की क्रांति से लिया है, और समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा जैसे विचार हमने फ्रांस से लिया है। प्रस्तावना की प्रकृति क्या है? तो प्रस्तावना की प्रकृति को देखने के लिए हमें देखना है कि क्या क्या बता रहा है। तो प्रस्तावना की प्रकृति में जो महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है उसे हम लिखकर समझ सकते हैं। प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। स्पष्ट है कि प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि थल, नभ और जल में
हमारे ऊपर कोई नहीं है। हम जो भी निर्णय लेना चाहें उस निर्णय लेने में हम आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह स्वतंत्र है। हमें किसी भी प्रकार की कोई भी बाहरी या आंतरिक दबाव नहीं है। भारत एक राज्य है। राज्य के लिए 4 शर्त की जरूरत होती है, जिसमें जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और प्रभुत्व यानी कि संप्रभुता। संप्रभुता क्या होता है कि संप्रभुता का अर्थ होता है कि जिनके ऊपर कुछ नहीं हो, जो किसी प्रकार के बिना दबाव के किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो। तो भारत सरकार एक संप्रभुत्व संपन्न सरकार है, जो बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से किसी दबाव के, कोई बिना किसी दबाव के कोई निर्णय लेने में सक्षम है। भारत के थल, जल और नभ में भारत सरकार की एकाधिकार है अपने क्षेत्राधिकार में। समाजवाद शब्द, जैसा कि आप जानते हैं कि समाजवाद शब्द को वैज्ञानिक आधार देने वाला कार्ल मार्क्स हैं, जिन्हें भौतिक द्वंद्ववाद के नाम से भी हम जानते हैं। 1917 में समाजवाद का प्रायोगिक धर रूस रहा। हमारे संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद शब्द जोड़ा गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 1955 में आवारी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया कि भारत का निर्माण सोशलिस्ट पैटर्न पर करना है। भारत समाजवाद देश नहीं है, लेकिन हमारे देश का जो निर्माण करना है सोशलिस्ट पैटर्न पर करना है, समाजवादी ढांचा पर करना है। चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचार से प्रभावित थे, उन्होंने स्वयं 1936 के कांग्रेस अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा था कि मैं एक समाजवादी हूं। तो भारत में सोशलिस्ट पैटर्न पर करना है, जिसका उद्देश्य है कि अमीरों से कुछ टैक्स लिया जाए और वह कल्याणकारी कार्यों के लिए गरीबों में बांट दिया जाए, गरीबों के कल्याण के लिए किया जाए। पंथ निरपेक्ष, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो चौथी मौलिक अधिकार है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रस्तावना में भी पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग करके 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे और मजबूत बनाया गया है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि भारत सरकार या राज्य सरकार या सरकारी संस्थान किसी भी धर्म विचार के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। हम बताना चाहेंगे कि पंथ निरपेक्ष और पंथ तटस्थ यानी धर्म निरपेक्ष और धर्म तटस्थ में बहुत बड़ा अंतर है। धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि इस मामलों में यानी किसी भी धर्म या संप्रदाय या विचार के आधार पर सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी, सबके साथ समान अवसर समान रूप से व्यवहार करेगी। जबकि धर्म तटस्थ का अर्थ होता है कि धार्मिक मामलों में सरकार कोई रुचि नहीं लेगी। भारत सरकार, बिहार सरकार या राज्य सरकार धार्मिक मामलों में रुचि लेती है। विभिन्न अवसरों पर विभिन्न समुदाय द्वारा जो पर्व त्योहार समारोह होती है उसमें वे भाग लेते हैं, उन्हें शुभकामना देते हैं, उनकी बेहतर जीवन की उसमें कामना करते हैं। तो स्पष्ट है कि भारत पंथ निरपेक्ष है, भारत धर्म निरपेक्ष है, ना कि भारत धर्म तटस्थ देश है। भारत धर्म निरपेक्ष देश है। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक का अर्थ है कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार। तो आप देखते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है जो हम ब्रिटेन से लिए हैं, और भारत में संसदीय प्रणाली में लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि केंद्र और राज्यों में सरकार बनाती है और वे अपने नीतिगत फैसला द्वारा वह जनता की सेवा करती है। तो लोकतंत्रात्मक भारत लोकतंत्र देश है। दुनिया का लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका से हुआ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। भारत में लगभग 89 करोड़ जो है वोटर लिस्ट में जो है नाम अंकित है, जो विश्व की सबसे बड़ी सफल लोकतंत्र का उदाहरण है। तो भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक सफल लोकतंत्र देश होने का गौरव प्राप्त है। लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका से हुई। गणराज्य,
गणराज्य का अर्थ होता है कि देश के जो प्रमुख होंगे, शासक के जो प्रमुख होंगे, वह औपचारिक रूप से वह जो चुने जाते हैं, जो हमारे देश में जिस तरह संसदीय प्रणाली है तो औपचारिक रूप से ही प्रमुख होते हैं, वह वंशगत नहीं होंगे, वह जो है जनता द्वारा चुने जाएंगे। गणराज्य का अर्थ होता है जिसके प्रमुख जनता द्वारा चुना जाए। दुनिया का सबसे प्राचीनतम गणराज्य लिच्छवी गणराज्य थी। जो लिच्छवी गणराज्य कहाँ थी, जिसकी राजधानी कहाँ थी? लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली, बिहार, मुजफ्फरपुर। तो वैशाली लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। तो स्पष्ट है कि दुनिया का पहला गणराज्य भारत में, बिहार में ही बना। वर्तमान में सबसे पुराना गणराज्य फ्रांस की है, जो फ्रांस की क्रांति से शुरू हुई थी। हालांकि कई बार राजतंत्र और गणतंत्र का वहाँ जो है चक्र चलता रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में गणतंत्र यानी गणराज्य जो है हम फ्रांस से लिया है। गणराज्य का अर्थ होता है जिसके प्रमुख जनता द्वारा जो है चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति और प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो हम देखेंगे कि इस तरह हमारे समस्त जो हमारी संविधान की जो प्रवृत्ति है और स्रोत है, इस बारे में हमने अब तक बताने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे कि प्रस्तावना में क्या उद्देश्य है। तो प्रस्तावना की ये प्रवृत्ति थी, नेचर थी। प्रस्तावना में उद्देश्य है न्याय। न्याय के बारे में समझना है कि 3 प्रकार की न्याय की बात हमारी प्रस्तावना में किया गया है। न्याय में 3 प्रकार की न्याय की गई है। वह है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्पष्ट है कि नीति निर्देशक तत्व भी सामाजिक न्याय की बात करती है, आर्थिक न्याय की बात करती है, राजनीतिक न्याय की बात करती है। और प्रस्तावना में भी 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है कि सामाजिक स्तर पर सबके साथ जो है बेहतर न्याय हो, उनको सुरक्षा मिले। आर्थिक रूप से हर व्यक्ति जीवन के मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा करने में योग्य हो, अधिक से अधिक जो है समृद्धि, खुशहाल की ओर बढ़े। और राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि लोकतंत्र देश है तो सब धर्म, समाज और जाति का इसमें जो है प्रतिनिधि हो, यानी समाज के हर वर्ग, धर्म और समुदाय के व्यक्ति लोकतंत्र में भाग ले। देश के हर समुदाय वर्ग के व्यक्ति को आर्थिक रूप से भी बेहतर हो और वह सामाजिक स्तर पर भी बेहतर बने, यानी हर स्तर पर देश में कदम मिलाकर चलने वाला ये साबित हो। देश के प्रत्येक व्यक्ति भारत के विकास में अपना अपना अमूल्य योगदान दे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। स्पष्ट है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन, उनके अपने विचार, अपने दर्शन, अपना अभिव्यक्ति, अपना विश्वास, अपना पूजा और अपना धर्म जो है उस पर पूरी तरह उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी विचार, कोई भी प्रकार की धर्म, कोई भी प्रकार की अभिव्यक्ति को थोपा नहीं जा सकता है। उन्हें किसी चीज को मानना, नहीं मानना, किसी विचार को मानना, नहीं मानना, किसी भी धर्म को मानना, नहीं मानना, यह सब व्यक्तिगत निजता का अधिकार के अंतर्गत है। इसके लिए सरकार किसी भी प्रकार की कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बना सकता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। हमारे देश के नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान अवसर दी जाएगी और उन्हें गरिमापूर्ण जीने के लिए, उन्हें मान सम्मान के साथ जीने के लिए पूरी तरह सरकार वचनबद्ध है। किसी भी व्यक्ति को हम अपमानित नहीं कर सकते हैं, उन्हें मान सम्मान को हम धक्का नहीं पहुंचा सकते हैं। और जो भी सरकार की अवसर है, चाहे वह राजनीतिक अवसर हो, चाहे वह नौकरी की बात हो, प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दी जाती है। समानता का अधिकार, जैसा कि हम जानते हैं, विभिन्न अवसरों, सरकारी नौकरी जो होती है उसमें विज्ञापन निकाली जाती है और उस आधार पर प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा योग्य व्यक्ति को
चुना जाता है। यदि आरक्षण है, यदि महिलाओं को, यदि कमजोर वर्गों को, यदि विकलांगों को या भूतपूर्व सैनिकों को कुछ विशेषाधिकार दिया गया है, कुछ आरक्षण दिया गया है, तो उसके पीछे कुछ निश्चित कारण है, जिस कारण हर समुदाय को, हर समाज के व्यक्ति को भारत के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हर समाज और समुदाय और वर्ग के व्यक्ति को उचित प्रतिनिधि मिल सके। एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष की अवधारणा विष्णु पुराण में बताया गया है, जिसके 3 ओर समुद्र हो और उत्तर में पर्वतराज हिमालय हो, वह भारतवर्ष है। लेकिन हम जैसा कि जानते हैं कि भारत में विखंडीकरण की प्रवृत्ति, विखंडन की प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल रही। बार बार हमारे देश में विदेशी चंद आक्रमणकारियों द्वारा भारत का शोषण किया जाता रहा। भारत में एकीकृत राज प्रणाली की भारी अभाव रही, कुछ वंश को छोड़कर। इसलिए भारत में इस तरह की प्रस्तावना में व्यवस्था की गई कि हम एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। संविधान में एकता शब्द तो जुड़ी हुई थी मूल प्रस्तावना में, लेकिन अखंडता शब्द नहीं थी। तो वह शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया कि हम अखंडता भी रहेंगे, एकता रहेंगे और अखंडता रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं भारत में विविधताओं में एकता का देश है। भारत की भौगोलिक दृष्टि से भारत एक है, भारत सांस्कृतिक दृष्टि से एक है, भारत दर्शन समाज की दृष्टि से एक है, लेकिन इनकी रहन सहन, वेशभूषा, चाल ढाल, व्यवहार, भाषा आदि में भारी अंतर दिखाई देती है। जो दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि बाहरी तौर पर तो हमारे देश में जो है विविधता दिखाई देती है, लेकिन अंतरात्मा सबकी एक है, सब भारत के हैं, भारतीय हैं। बंधुता, देश में एकता अखंडता बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाईचारा। बंधुता को बनाना होगा और यह हम जो है फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। यदि हम सब भाईचारा से, सद्भावना से, एक दूसरे से परस्पर मिलकर एक दूसरे के सहयोग से कार्य करेंगे तो हम भारत को नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। इस बातों को यहाँ इंगित किया गया है। फिर उसके बाद आपको संविधान में बता रहा है कि दृढ़ संकल्प होकर, यानी हम संकल्प ही नहीं ले रहे हैं, डिटरमाइनेशन होकर, हम पूरी तरह रिजिड डिटरमाइनेशन यानी पूरी दृढ़ संकल्प ले रहा है। संकल्प ही नहीं ले रहा है, डिटरमाइनेशन ही नहीं रहा है, रिजिड डिटरमाइनेशन के द्वारा आज यह इस बात को जो 26 नवंबर 1949 को बताया गया है कि ये संविधान सभा इसको अंगीकृत करती है, अधिनियमित भी करती है और आत्मर्पित भी करती है। अंगीकृत माने अंग से लगाते हैं, हम पूरी उसको और अधिनियमित करते हैं, यानी इंपावरमेंट देते हैं, उसको हम कानूनी रूप देते हैं और आत्मर्पित करते हैं, हम पूरी तरह इसमें अपने को समर्पित करते हैं। यानी हमारी संविधान जो है वह हमारी देश की वास्तव में सबसे पवित्र पुस्तक है, जो सभी धर्मों के लिए समान रूप से एक ही तरह की है, सबके लिए समान भाव रखती है। तो हमारी संविधान हमारे देश की सबसे पवित्र ग्रंथ हम कह सकते हैं जिसके प्रति हम पूरी तरह समर्पित है। भारत के नागरिक इसी संविधान के अधीन अपने को जीवन यापन जीते हैं और अपने को आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं तो संविधान का उद्देश्य पर भी हमने आपका चर्चा किया। अब हम लोग को जानना है कि प्रस्तावना का महत्व क्या है, इंपोर्टेंसी क्या है प्रीएम्बल का। तो इसके बारे में समझना है कि प्रस्तावना को संविधान का भाग शुरू में सुप्रीम कोर्ट तो नहीं मान रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार इस चीज बता रहा था कि भाग भले ही ना रहा हो। हालांकि जैसा कि जानते हैं 1973 से संविधान का भाग है और इसमें एक बार संशोधन भी संसद ने किया है। तो भाग अब पूछा जाए कि प्रस्तावना क्या है तो संविधान का भाग है। तो संविधान के भाग के अंतर्गत इसकी क्या महत्ता है, तो इसकी महत्व इस बात की है कि संविधान में जब भी किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट को किसी निश्चित निर्णय लेने में कठिनाई होती है, जहां संविधान या कानून की भाषा स्पष्ट नहीं हो पाती है, उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट यह देखती है कि
प्रस्तावना क्या कहती है, हमारी संविधान की मूल भावना क्या है, और उसके आधार पर डिसीजन देती है। कहने का अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट जब किसी डिसीजन पर पहुंचने में अपने को सक्षम नहीं होते हैं, उन्हें यह पता नहीं चलता है कि अब इस स्थिति में हम क्या डिसीजन दें, हम क्या निर्णय दें, क्योंकि जो कानून होती है या संविधान के अधीन जो है उसके आधार पर वह डिसीजन देने में स्पष्टता की कमी दिखाई देती है। लगता है कि हम यदि डिसीजन दे रहे हैं तो किसी पक्ष के प्रमाण का कमी दिखाई देता है, तथ्य का कमी दिखाई देता है। उस स्थिति में संविधान की जो प्रस्तावना है वह सबसे बड़ा एविडेंस, सबसे बड़ा गवाह के रूप में अपने को सामने आता है। स्पष्ट है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे मूल भाव है। उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट देखती है कि प्रस्तावना क्या कहती है, संविधान निर्माताओं का उद्देश्य क्या है, इसका भावना क्या है, और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपनी डिसीजन देती है, अपनी डिक्री देती है, निर्णय देती है, जस्टिस करती है। तो स्पष्ट है कि प्रस्तावना संविधान की अंतिम रूप से निर्णायक भूमिका निभाती है। जब सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के सबसे बड़ा व्याख्यादाता है, उन्हें यह नहीं पता चलता है कि अब क्या करना चाहिए, उस स्थिति में प्रस्तावना ही है जो उन्हें रास्ता दिखाता है, उनका मार्गदर्शन का काम करता है, उन्हें गाइड करता है और उन्हें बताता है कि क्या डिसीजन देना चाहिए। तो इस प्रकार प्रस्तावना का महत्व स्पष्ट हो जाता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जो प्रस्तावना का अंतिम एक है कि विभिन्न विद्वानों का मत आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि प्रस्तावना के संबंध में किसने ये कहा है, किसने ये कहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ विद्वानों ने प्रस्तावना पर अपना अपना विचार दिया है। उन विद्वानों के विचार को आपको याद रखना है, क्योंकि वो परीक्षा में पूछी जाती है। इस पर हम देखेंगे, एक विद्वान है, कुछ विद्वान में पहला ठाकुर दास भार्गव, ये संविधान सभा के सदस्य थे। ये संविधान सभा के सदस्य ठाकुर दास भार्गव, जिन्होंने संविधान को क्या कहा है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है, आत्मा कह दिया है। इसको आत्मा कहा है, यानी हृदय और आत्मा कह सकते हैं, हृदय और आत्मा। अब दूसरा विचार देखें, के एम मुंशी संविधान सभा के बहुत बड़े जो है सदस्य और निर्माण में महत्वपूर्ण इनकी भूमिका हुई। इन्होंने क्या कहा प्रस्तावना को, जन्म कुंडली, ये जन्म कुंडली कहे हैं। तीसरा विद्वान हम देखें, एन पालकी बाला है। इन्होंने क्या कहा प्रस्तावना को, तो संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो एक अर्नेस्ट, चौथा देखें अर्नेस्ट वार्कर है। इन्होंने क्या कहा है, तो ये संविधान के नोट कहा है, नोट, संविधान का नोट कहा है। एक दो और विद्वान के बारे में हम जानना चाहेंगे जो महत्वपूर्ण है। पांचवी में आप एक विद्वान है जिनके बारे में आपको जानना होगा, सुभाष काश्यप ने प्रस्तावना को क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि संविधान यदि शरीर है तो उद्देश्य का उसका आत्मा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसको हम लोग देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस संविधान का क्या है, कुंजी है। अब इन बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन विद्वानों ने
जो प्रस्तावना के बारे में अपना अपना विचार दिया है। ठाकुर भार्गव दास ने संविधान का आत्मा कहा है, हृदय कहा है। उसी प्रकार आप देखेंगे के.एम. मुंशी ने जन्म कुंडली कहा है कि संविधान का जन्म कुंडली है। एन पालकी वाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है, आइडेंटिटी कार्ड कहा है, आईडी कहा है। तो इसी प्रकार अर्नेस्ट वार्कर ने इसे संविधान का नोट कहा है। तो सुभाष काश्यप ने कहा है कि यदि संविधान शरीर है तो उसका आत्मा क्या है? प्रस्तावना है। तो इन विद्वानों के कहने के बाद हम सबसे महत्वपूर्ण जो संविधान की चूंकि व्याख्या करने वाला क्या है बताने वाला सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट पर हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसला में 1973 में जो संविधान में केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद में बताया कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यानी ताला खोलने वाला। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि संविधान में कोई भी समस्या हो, हमारे देश की कानून व्यवस्था में कोई भी समस्या हो, संसद कोई भी कानून बनावे, कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधिकारी कोई भी डिसीजन दे, कोई भी आदेश दे, नीति बनावे, यदि उसमें किसी भी प्रकार का अंतिम जानना है तो हम प्रस्तावना के द्वारा जानते हैं। और यदि प्रस्तावना के रूप में उपयुक्त नहीं बनता है तो उसे अवैध भी सुप्रीम कोर्ट घोषित कर सकता है। तो स्पष्ट है कि संविधान की कुंजी यानी हमारी कानून व्यवस्था को हमारे रेगुलेट करने वाली संस्था के कुंजी के रूप में प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने संबोधित किया है। हम बताना चाहेंगे कि ये प्रस्तावना संबंधित जो हम बात आपको बताए हैं, इस पर कुछ तथ्य और भी हमें बताना है। ये आपको पीटी और मेंस, यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा वगैरह विभिन्न परीक्षा जहां पीटी होती है, उस पीटी में यहां से जो भी प्रश्न आएंगे हमें पूरा विश्वास है कि अब आप बना लेंगे। इसके बाद जब यूपीएससी या पीसीएस या बीपीएससी सब जो मेंस लिखते हैं वहां भी उद्देशिका से आपको प्रश्न आती है। तो जो कुछ हम बता रहे हैं इससे आपका प्रश्न चेंज कर सकते हैं। अब हम अपने विचार से आपको प्रस्तावना के बारे में बता दें कि प्रस्तावना संविधान की हृदय आत्मा है। यह प्रस्तावना संविधान का सार है, समरी है, सारांश है, दर्शन है। आपसे जब प्रश्न पूछा जाए कि संविधान का दर्शन किसको कहते हैं तो प्रस्तावना को कहते हैं, संविधान का सार, समरी किसको कहते हैं तो प्रस्तावना को कहते हैं, संविधान का आदर्श कहाँ है तो संविधान का, ये सभी प्रश्नों को, संविधान का हृदय किसे कहते हैं, संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको देना है, प्रस्तावना को कहते हैं। ध्यान रखना है कि कुछ विद्यार्थी इसको गलत अर्थ में लेते हैं, क्योंकि 32 अनुच्छेद, जब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आपसे पूछा जाए तो जब पूछा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा जाता है, तब आप संवैधानिक उपचार को बताएंगे, अनुच्छेद 32 को बताएंगे। सिर्फ यदि आपसे प्रश्न हो कि संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहते हैं तो उत्तर आपको उद्देशिका देना है, प्रिम्बल देना है, प्रस्तावना देना है, ना कि 32 अनुच्छेद संवैधानिक उपचार। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर, जब आपको डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार पूछे तो उसका आंसर देना है अनुच्छेद 32। सिर्फ प्रश्न हो तो उसका आंसर देना है उद्देशिका। संविधान के हार्ट एंड सोल कहा जाता है, वह जो है प्रिम्बल को, प्रस्तावना को ही कहा जाता है। तो स्पष्ट है कि प्रस्तावना संविधान का फिलोसफी है, दर्शन है, यह हमें मार्गदर्शन दिलाती है और प्रस्तावना के आधार पर ही संविधान और उससे आगे देश में नीति निर्धारण होती है। तो हमें विश्वास है कि इससे जो कुछ हमने बताने का प्रयास किया आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगी। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि हम में कुछ खामियां हो अथवा इस प्रकाशन के बारे में कोई सुझाव हो तो उस पर भी अपना विचार दें, टिप्पणी करें, कमेंट करें, और बेहतर लगे तो सब्सक्राइब करें, ताकि नियमित रूप से परीक्षा के विभिन्न प्रकार के जो आपसे प्रश्न होती है, चाहे रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश जो भी हो, उनसे संबंधित आपको नियमित रूप से यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन जो है आपको हमेशा सेवा दे रही है, जिसमें आपको जो भी इस तरह की बात आते रहेगी, जो भी विषय आपको प्रमोट होगी, उसका आपके पास मैसेज पहुंच सके। धन्यवाद।